कर दीजिए, बताइए सर, पहला शेयर, पहला रक्षक आपकी तरफ से कौन होगा? तो अभिषेक जी, बात ऐसी है कि पहले तो आपको और गौरव सर को नमस्कार। वो चेन्नई आते रहते हैं, कभी मिलते नहीं है, तो ये शिकायत है उनसे। ऐसा है कि नाम विवेक होने से विवेक नहीं आता है, लेकिन हाँ, बाजार एक ऐसी चीज जो करीबन ऑलमोस्ट आज समझ लीजिए कि 24 साल हो गए बाजार में रहते हुए। तो बाजार में मार खा खा के आप सब कुछ एंड ऑफ द डे सीख ही लेते हो। तो यही है। और ये कि आपको अगर सही में पोर्टफोलियो की रक्षा करके वैसे अगर स्टॉक्स लेने हो तो ऐसी कंपनीज जो दिग्गज हो अपने स्पेस में, कभी भी जिसके पास कोई ना कोई मोट हो, और जो सेक्टर्स वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते हो, वैसे ही आपको देखनी चाहिए और काफी रिजिलियंट भी रहना। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा, क्योंकि मैं काफी बुलिश हूँ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे अभी भी। तो इसके लिए मैं चॉइस करूंगा एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, बाजार के अनुसार समझ लीजिए कि ठीक ठाक नतीजे नहीं थे, लेकिन हाँ, काफी सेफ बेट है आज के दिन एचडीएफसी बैंक इस बाजार में। और लगभग जो भी टैरिफ टैरिफ गेम खेला जा रहा है, उसका कोई लिंक नहीं है अमेरिका से। और जो रिजल्ट्स आए थे एचडीएफसी बैंक के, मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी थी या फिर जितने भी कंसर्न्स थे, वो अब पीछे रह गए हैं। अब आगे चल के बैंक का एक ऑन स्टडी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आपको देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट्स में भी आपको अच्छा लोन ग्रोथ देखने को मिला था, और जो असेट क्वालिटी है वो भी काफी स्टेबल और अच्छा था इस बार। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एचडीएफसी बैंक मैंने आप ही के शो पे करीबन 1350 1400 उस रेंज में भी रेकमेंड किया हुआ था, तो अभी भी वो होल्डिंग में है, और मुझे लगता है कि 2100 तक अभी भी जा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक फर्स्ट चॉइस रहेगा अभिषेक जी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पहली पसंद है। और हमने देखा कि हाल फिलहाल इसके नतीजे भी अच्छे आए। आगे हमने ये भी देखा कि 2,000 रुपये के ऊपर निकल के रिकॉर्ड हाइस पर गया, लेकिन एक साल की अवधि के लिए आप टारगेट इसमें मान के चलिए 2100 रुपये का। ठीक है, ये 2100 रुपये। और विवेक जी, अगर मान लीजिए बोनस वगैरह आ जाए, मतलब ऐलान तो कर दिया है बैंक ने, तो फिर उसी अनुपात में आप एडजस्ट कर लीजिएगा भाव को। लेकिन किसी बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो काम हम करते हैं। दो धुरंधरों को हम शो में लेकर आए हैं आज के सत्र में। विवेक सर, अगला शेयर, फाइनेंशियल्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बताइए और कहाँ आपकी नज़र गई है, और दूसरा पोर्टफोलियो का रक्षक कौन होगा? एक रिसर्च है अभिषेक, कि भारत में ऑन एवरेज मतलब पर हेड जो डेटा कंजम्पशन है, वो है 34 GB हर महीना, 34 GB। और इस 34 GB में जो यूजफुल काम के लिए जो यूज होता है वो खाली 10% है। मतलब 90% लोग खाली रील्स मीम्स वगैरह इसके लिए यूज कर रहे हैं। और आज भी आप भारत में देखो तो मतलब ऑलमोस्ट डुओपोली है। भारती एयरटेल मेरा चॉइस रहेगा। और इसका जो रिजल्ट आया था, वापस बाजार के अनुसार ठीक ठाक रिजल्ट था, लेकिन आरपू करीबन ऑलमोस्ट 250 रुपए का कंपनी ने दिखाया है। जो ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, वो भी 43%, बहुत अच्छा प्रॉफिट लेवल कंपनी ने दिखाया। तो मुझे लगता है कि इसको आपको लेना चाहिए, क्योंकि अब जो आदत लोगों की बन गई है, देखिए, मैं ऐसे डिस्क्लोजर बोलता हूँ, मेरे पास 3 सिम कार्ड है तीनों कंपनी के। तो आज के दिन ये है कि अगर ये 2 या 3 कंपनी सोच ले कि 10% 20% और बढ़ाना यहाँ से, का आरपू इजीली ऊपर बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि खाली 3 कंपनी है भारत में, ये एक सेफ बेट आगे चल के भी रहेगा। तो भारतीय एयरटेल देखिए, मुझे लगता है कि 2100 तो आराम से जाना चाहिए अगले एक साल में, और हो सकता है कि इससे बेहतर भी करके आप दिखा दे कंपनी। ठीक है, बिल्कुल। ये रिसर्च विवेक जी आप मुझे भी शेयर कीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च लग रही है कि 90% जो डेटा जो खर्च हो रहा है वो रील देखने पर हो रहा है, काम की चीज़ों पर 10% ही हो रहा है। अमेजिंग। लक्ष्य भारतीय एयरटेल के लिए 2100 रुपये का, और अवधि एक साल की आप लेके चलिए। लेकिन ये 3 सिम जो विवेक जी आपने रखा, आपने बताया कि 3 सिम रखा, तो इसको क्या हम इसके मायने निकालें? क्या आप टेलीकॉम पर न्यूट्रल हैं? नहीं नहीं, देखिए, अब गौरांग सर जैसे घूमते हैं, मैं भी काफी घूमता हूँ विद इन इंडिया इंटरनेशनल दोनों।
अच्छा अच्छा। तो अब देखिए, और एक और कॉमन चीज होगी कि हर एक के हाथ में आजकल दो मोबाइल तो रहता ही रहता है। तो एक पर्सनल फोन हो गया, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैं हाँ। व्हाट्सएप ने मुझे 2 बार बैन कर चुका है अभी तक कि आप पर्सनल में बिजनेस क्यों करते हो, बिजनेस में पर्सनल क्यों करते हो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप नॉर्मल भी आता है, व्हाट्सएप बिजनेस भी आता है। तो अब एक पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर अलग है, एक बिजनेस जी। का अलग है। तो पूरा लाइफ में कंफ्यूजन करके रखा है इंटरनेशनल कंपनीज ने भी। तो इसके लिए 3 सिम है, 4 थे, अब 3 किया है फाइनली। अच्छा ठीक है, थोड़ा पोजीशन आपने रिड्यूस की है। ठीक है, बढ़िया है। तो तीन बढ़िया शेयर आपको मिल गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और इसके अलावा भारतीय एयरटेल। शेयर आपका सर बताइए कौन सा होगा, कहाँ फोकस करें? तो अभी जैसे आप लोग ने कंस्ट्रक्शन की बात की थी, ऑफकोर्स ये भी कंस्ट्रक्शन में आप शामिल कर सकते हो, लेकिन हाँ, घर का कंस्ट्रक्शन तो मेरा चॉइस रहेगा डीएलएफ, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है रियल्टी। और इस साल रियल्टी ने अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिटर्न्स दिया भी है, जो रियल्टी इंडेक्स है। फिर भी डीएलएफ एक अच्छा चॉइस रहेगा। मेरे हिसाब से 1,000 पे जा सकता है। देखिए, जो रिजल्ट आया करीबन इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18% बढ़ा, बहुत शानदार था। और उसके अलावा जो ये रेवेन्यू था इनका ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 99% आजू बाजू था वो। तो ये और जितने भी ये प्रोजेक्ट, मतलब आज के दिन ये सिचुएशन होके रखा है, चाहे कोई डेड इकोनॉमी बोले, कुछ भी बोले, कि आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करो 1,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का टोटल, वो जस्ट लॉन्च करने की देरी है और अगले 3-4 दिन में वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। तो अभी मुंबई में कंपनी ने ऐसे ही किया था, प्रोजेक्ट लॉन्च किया और बिक गए। और अगला और भी प्रोजेक्ट्स इन लाइन है उनके पास। तो मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड कंपनी है कंस्ट्रक्शन स्पेस में। और जितना अभी इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हुआ है, और मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने, जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने पास ऑन भी कर दिया है वो ब्याज दरें जो कम हुई है। तो इसका फायदा भी रियल एस्टेट को मिलने वाला है। तो डीएलएफ अच्छा चॉइस रह सकता है। डीएलएफ निश्चित तौर पर अच्छा चॉइस है। और अच्छी बात यह है कि जो भाव थे अभी 2 महीने पहले करीब करीब 900 रुपए के, वहां से शेयर ये गिर के आ गया है 750 रुपए के आसपास। तो एंट्री के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और मुंबई में अभी इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया है, देश के सबसे तेजी से ग्रो करते हुए रियल एस्टेट मार्केट में। तो डीएलएफ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, रक्षक बनेगा। 1,000 रुपए के टारगेट 1 साल के लिए। गौरांग सर, आपका क्या होगा? देखिए अभिषेक, जो आपने कहा कि टारगेट लंबे चौड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल मार्केट भी आपको लंबा चौड़ा रिटर्न नहीं देने वाला है। तो जो टारगेट्स दे रहे हैं वो काफी रीजनेबल लेवल्स के हैं, समझ लीजिए। अब डीएलएफ से घर खरीद लिया तो उसको फाइनेंस भी तो करना पड़ेगा ना अभिषेक जी। तो इसके लिए मेरी चॉइस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। मतलब आई थिंक जो एमडी और सीईओ ने रिजाइन किया था, क्या नाम था उनका, गिरीश, क्या, हाँ गिरीश। तो उन्होंने रिजाइन किया और बाजार ने करीबन 20-25% स्टॉक को मार गिराया। ये आई थिंक ओवरडन था। ओवरऑल आप अगर रिजल्ट्स देखो कंपनी के, तो काफी मतलब एनपीएस में सुधार था। और जो फॉल है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ओवर ड्यू था। और जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, आई थिंक इनका जो गैम्बिट है लोन्स का, वो आगे चल के और बढ़ने ही वाला है। तो ओवरडन है। यहाँ से डाउन साइड मुझे नहीं लगता है कि कुछ वापस आने वाला है। और लक्ष्य इस स्टॉक का तो एटलीस्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो करीबन 850 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो पीएनबी हाउसिंग एज ए कॉन्ट्रेरियन बेट। हाँ, जो जिन्होंने गिरावट देखी है उनको थोड़ा बहुत डर लगेगा, लेकिन इतनी गिरावट के बाद मुझे लगता है कि काफी सेफ बेट भी है ये। बिल्कुल ठीक है। ये गिरावट जो आई है, मतलब ये गिरीश कोसगी साहब ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है, तो कौन आएगा इसको लेकर थोड़े से सवाल उठे। लेकिन 25